हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। साउंड इज ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज है कि हम लोग ये जो अपना टॉपिक कर रहे थे इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके। इसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें नेशनलाइजेशन तक पढ़ लिया था, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक क्या होते हैं। ठीक है। बाकी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बैंक में स्टडी कर रहे थे, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक देख लिए थे। लेकिन उससे पहले मुझे एक बार फिर दोबारा पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ चलना है। एक टॉपिक बीच में है जिसको कि अब हम लोग करने जा रहे हैं। ओके। अब जरा ये समझना, इसको जरा 1 मिनट के लिए पढ़िए। 1 मिनट के लिए पढ़िए, इसे पढ़िए जरा। कोऑपरेटिव बैंक मयंक मित्तल, वो आज कराऊंगा ना बेटा, आज ही कराऊंगा। तसल्ली से पढ़ो उसे। पीडीएफ मिल तो गई है, कोई पीडीएफ रह गई है क्या मिलने से? सारी पीडीएफ दे तो दी, सारी पीडीएफ हो तो गई सेशन की। मिल गई सर, ये कह तो रहा है सारी पीडीएफ मिल गई है। इस वाले को पढ़ो भाई, पहले से पढ़ो, पीडीएफ बाद में करना। इसको पढ़ो और हिंदी में भी एक बार लो, पढ़ लो इसे। भाई यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, इसलिए कह रहा हूं इसको गलती से स्किप ना करो, तसल्ली से पढ़ लो इसे, तसल्ली से पढ़ लो। जब डन हो जाए तो एक बार डन लिख देना। अब जरा शुरुआत करते हैं। देखो, यहाँ एक ये वाला वर्ड है ऑन टैप। ऑन टैप मतलब होता है ऑन डिमांड। ये वर्ड लिखा हुआ है ऑन टैप, इसका मतलब है ऑन डिमांड, मतलब आप खुद से स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करा सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर पेमेंट बैंक को कराना ही पड़ेगा। ऑन टैप है, आप चाहे तो अपनी डिमांड से। तो गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब क्या है कि ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो ये कन्वर्जन पढ़ा रहा हूँ कि दो बैंक को यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आप खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर दिया गया पेमेंट बैंक को, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इसको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को। किन दो बैंक को ऑप्शन दिया गया, अभी हम लोग इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले फर्स्ट फेज जो है वो ये है कि पेमेंट बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप एक काम कर सकते हैं, आप खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। और खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने के लिए बोला है पेमेंट बैंक के लिए। वैसे पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 100 करोड़। ओके। अब यहां पर बोला पेमेंट बैंक को कि पेमेंट बैंक आपको एक काम करना पड़ेगा। उसने पूछा क्या करना पड़ेगा।
आप खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहते हो? उसने बोला यस, बिल्कुल करना चाहते हैं। इसके लिए आपको ना, जब आपका जन्म होगा तो आपके जब 5 साल हो जाएंगे, आप अपने 5 बर्थडे मना लोगे, तब आप खुद को कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब मतलब ये है कि पेमेंट बैंक का बिजनेस स्टार्ट हुए 5 साल कंप्लीट होने चाहिए, देन वो खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकता है। ओके। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या बोला है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट तुम्हारे लिए शुरुआत में 100 करोड़ है। ओके। लेकिन इसको विद इन अ 5 ईयर, विद इन अ 5 ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बेटा एक्सटेंड करना पड़ेगा 200 करोड़ तक। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? अगर कोई भी नया बैंक बनेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 200 करोड़, 200 करोड़। समझ में आया? क्लियर हुआ ये पॉइंट? यही बातें यहां लिखी कि लाइसेंस विंडो विल बी ओपन ऑन टैप। ओके। मिनिमम, ये अभी पेड अप वेड अप वर्ड हटा दो, अभी सिर्फ ये पढ़ो, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट शैल बी 200 करोड़। किसके लिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो 200 करोड़ रुपए होगी। ओके। तीसरा पॉइंट, जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उनके लिए बोला कि जो डिजायर्स हैं, जो खुद को कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी मर्जी से वॉलंटरली, किसमें? स्मॉल फाइनेंस बैंक में, उनके लिए इनिशियल रिक्वायरमेंट जो है, इनिशियल रिक्वायरमेंट जो है वो उनकी कितनी है? 100 करोड़। लेकिन उनको इसको बढ़ाकर 200 करोड़ करना पड़ेगा विद इन अ 5 ईयर। 5 सालों में इसको बढ़ाकर उन्हें 200 करोड़ करना पड़ेगा, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ओके। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है विशाल, आगे पढ़ाऊंगा भाई। तीसरा दोस्त, पेमेंट बैंक के लिए क्या बोला है कि पेमेंट बैंक भी खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कब? आफ्टर 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन। ओके। 5 साल काम शुरू होने के बाद। अब समझ, अब अपने सवाल पूछिए। पेमेंट बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़। ऑन टैप मतलब ऑन डिमांड। क्लियर है भाई? डन। अब चलो आगे बढ़े। पेमेंट बैंक को 5 ईयर बाद 100 करोड़ कैपिटल रखनी होगी। बेटा पेमेंट बैंक के लिए यही बोला गया है, 100 करोड़, 5 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए।
सर ये एक खुरापाती सवाल आया है, ये कन्वर्जन पेमेंट बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए मैंडेटरी है क्या? तो अरे भैया, ऑन टैप का मतलब क्या होता है? ऑन डिमांड, अपनी मर्जी से। वॉलंटरली का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से। भैया अपनी मर्जी, मैं इस पे इसलिए टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसके, ये सोचो ये बच्चा है, अभी मैं बाप कराने जा रहा हूँ मेरे भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो दोस्त? बस वही समझ लो। ठीक है, तो आज देखो तुम्हें नजारा थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। मंदिर के बगल में बैठ के मेरे भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। असल में मैं अपने उसमें रूम में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो मैंने आज सेटअप वहीं कर लिया जहाँ पर मेरा बेड है। ठीक है, तो प्रभु का आशीर्वाद भी तुम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, भगवान का कौन कौन से भगवान है भैया, अलग अलग है। रामचंद्र जी हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद तुम लोगों को मिल रहा है। हमारा यार लैपटॉप दे देना दूसरा वाला। ठीक है, कैलाश में बैठे हो क्या सर? यार अभी वो सुकून मेरे को जिंदगी में मिला नहीं है। जिस दिन वो मिलेगा ना, तब वहां से भी नजारा तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये बैंक हो गए हम लोगों के, यहाँ तक हो गया था नेशनलाइजेशन तक। नेशनलाइजेशन के बाद हम लोगों ने ये टाइप्स ऑफ बैंक भी पढ़ लिए थे। ये सारे बैंक हो गए थे मेरे भाई, एक बार यस लिख देना जरा। फॉरेन बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक। अब आ गए यहाँ पर हम लोग कोऑपरेटिव बैंक पे। अब ये दोस्त कोऑपरेटिव बैंक क्या है? एक मिनट के लिए पढ़ो इसे, पढ़ो इसे आराम से तसल्ली से पढ़ो। सिर्फ आज आखिरी क्लास है हम लोगों की, जिसमें कि तुम लोगों से मैं इतना बात कर रहा हूँ। अगले सेशन में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट 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 और कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। डन हो जाए तब बता देना। डन, चलो नेक्स्ट आगे। चलिए नेक्स्ट। ये हो गया, ये हटाओ स्ट्रक्चर, ये वाला शुरुआत का, ये पढ़ लो। प्रीवियस क्लास अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ? पिछली दो क्लासेस अपलोड हो गई, दोनों की पीडीएफ मिल गई है? भाई हो तो गया है यार, तुम अपने में लॉग आउट करके लॉग इन किया करो। चलो अब आते हैं आगे। असल में ये कोऑपरेटिव बैंक है क्या? सहकारी, देखो सहकार, सहकारी बैंक मतलब, असल में जो भी आप देखो यार, सरकार का पर्पस क्या है? सरकार का पर्पस समझो। ये आप हैं, ठीक है, ये हम हैं, ये वो हैं, ये तुम हो। ठीक है, ये आप हैं, ये हम हैं, ये वो हैं, ये तुम हो। अब हम लोग कहाँ रह रहे हैं? रूरल एरिया में रह रहे हैं। ओके, ठीक है, हम रूरल एरिया में रहे हैं। अब जब हम लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं, तो सरकार क्या चाहेगी? सरकार कहेगी कि ये लोग जो अपनी बचत करें, इनके अंदर सेविंग की हैबिट है, और इनका पैसा वो एक जगह स्थिर ना रहे, वो मोबिलाइज होता है एक जगह से, एक चैनल से निकलकर ये सिस्टम में आए। तो सिस्टम में कैसे आएगा? बैंक के माध्यम से। तो जो रूरल सेविंग है उनको बैंक में लेकर आना चाहते हैं, समझिएगा। अब ऐसे में आरआरबी बनने से पहले जो कॉन्सेप्ट था वो सहकारी बैंक का था, कोऑपरेटिव बैंक का था। आज के टाइम में तो जगह 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 ग्रामीण बैंक ओपन हो गए, बट पहले जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था दोस्त? जो स्पेशली रूरल क्षेत्र के लिए जो बनाए गए थे, वो सहकारी बैंक बनाए गए थे, कोऑपरेटिव बैंक बनाए गए थे। ओके, अब ये जो कोऑपरेटिव बैंक है, इन कोऑपरेटिव बैंक का जरा समझना, तरीके से समझना भाई।
दो प्रकार के होते हैं ये कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ओके, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्जन की बात करी थी, वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की करी है। ठीक है, ये जो है ये हजारों में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है ये लाखों में है मेरे दोस्त। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पूरे आरबीआई के अंतर्गत आ गए, पहले नहीं थे, अब ये कंप्लीट आरबीआई के अंडर में आ गए, इन पर आरबीआई एक्ट लागू होता है, मतलब आरबीआई इनको रेगुलेट कर रहा है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के भी दो पार्ट होते हैं, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब शेड्यूल्ड मतलब वही कोऑपरेटिव बैंक जो कि दोस्त आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में है। समझ में आया भाई? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में भी शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत दोस्त? ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है मल्टी स्टेट और सिंगल स्टेट। मल्टी स्टेट मतलब लाइक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, एक ऐसा कोऑपरेटिव बैंक है जो पंजाब में भी और महाराष्ट्र में भी है। ओके, पंजाब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, समझो जरा ध्यान से, फिर दोबारा समझो। सर कुछ क्लियर नहीं हो रहा सौम्या जी, क्या क्लियर नहीं हो रहा? आप मुझे आप अपना ही बताइए, आपके क्या क्लियर नहीं हो रहा? क्योंकि जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक मजा नहीं आएगा। कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, दो प्रकार के हो गए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गए और दोस्त रूरल कोऑपरेटिव बैंक हो गए। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आ गए शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ओके, शेड्यूल्ड वो है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में है। ओके, अब जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, मल्टी स्टेट मतलब जो एक स्टेट से ज्यादा में है, लाइक पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। अब कोई बैंक, अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ एक ही स्टेट में है तो वो सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, नो सर। सौम्या दीदी कुछ दिक्कत? अरे दीदी, ओ दीदी। अड्डा की इस बुक आपने लिखी है कि नहीं मेरे भाई? सर थोड़ा जूम कर दीजिए, ले बेटा, आज मैं जूम ही कर दे रहा हूँ, ले खुश हो जा, जूम। ठीक है, सीक्वेंस रिमेंबर नहीं रखना, तुम्हें सिर्फ वर्ड याद रखना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और कुछ नहीं। ये समझाने के लिए इतना बता रहा हूं, बाकी तरह समझने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ रूरल कोऑपरेटिव बैंक पे आ जाते हैं। रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, इसमें दो होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ओके, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, देखो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, समझ में आ रहा है? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये नंबर क्यों लिखे हैं? ए बाबू भैया, किसका चक्कर है मालूम है? ये इतने हैं इसलिए लिखा है, ये पुराना डेटा है, बट इतने में दिमाग नहीं लगाना, नंबर को छोड़ो। ठीक है, जरा समझो। अब ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक हो गए, ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। ओके, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो गए, क्लियर है? अब ये शॉर्ट टर्म में जो आते हैं वो ये तीनों आते हैं, जो हम लोगों को ना बेवकूफ बनाकर पढ़ा दिया जाता था। कोऑपरेटिव बैंक तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। हमें एक भाई साहब, हम लोगों को बेवकूफ बना दिया गया था जब हम पढ़ते थे, तब हमें ये बोला कोऑपरेटिव बैंक तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। हमने कहा भाई बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज जो होती हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज या प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, ये आपकी विलेज और टाउन लेवल पे होती हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ओके, और जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है ये आपका दोस्त स्टेट लेवल पे होता है, हर स्टेट का ये एक होगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे। ये आपके दोस्त विलेज और टाउन लेवल पे थे मेरे भाई। लेकिन असल में ना ये सिर्फ इतना पार्ट था, ये सिर्फ इतना जो शॉर्ट टर्म वाले बताए थे इन्होंने, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, उसका ये वाला पार्ट इन्होंने हम लोगों को पढ़ाया था। लेकिन असल में कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो उसका होल स्ट्रक्चर इस तरीके से है, कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन में भी शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नॉन शेड्यूल्ड,
और दोनों में मल्टी स्टेट या तो फिर दोस्त सिंगल स्टेट आ गया। और अगर हम लोग रूरल की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म में आते हैं आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। समझ में आया भाई? अगली स्लाइड दिखा तो रहा हूं, जूम ये लो। सॉरी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म क्लियर हो गया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ओके, अब लॉन्ग टर्म में आते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका आ गया स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। ओके दोस्त, ये दो प्रकार के हो गए लॉन्ग टर्म वाले। इसमें मैं और थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। ये लिखा है SCARDB, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा आ गया यहां पर प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। ओके, ये 2006 का डेटा है, इतने बैंक का, तो ये बैंक वाले रटने मत बैठ जाना। अभी मैं तुम लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं, एक बार मैं तब समझाऊंगा जब मॉनेटरी पॉलिसी करा दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ मुझे तुम्हें समझाना कि ये इसका होल स्ट्रक्चर होता है। अभी इसके अंदर मत घुसो, ये क्या होता है समझना जरा, इसके अंदर मत घुसो। अभी फूफा मान के मन में रख लो कि हाँ, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ये, लॉन्ग टर्म ये हो गए। और जो लॉन्ग टर्म होते हैं उसमें स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक आते हैं और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक आते हैं। समझ में आ गया ये? इस चार्ट से क्वेश्चन कैसे बनते बताऊंगा बेटा, बताऊंगा। दीपा जी ने एक तसल्ली करो बेटा। अब जरा समझते हैं, अब इसे दोबारा पढ़ना। अब इसे पढ़ो जरा फिर दोबारा से जल्दी से। ओके माथुर जी, भागेश माथुर जी से करा देते हैं। अब जरा देखिएगा, cooperative banking system came into being with an aim to promote saving and investment habit among people, especially in the rural part of the country। समझ में आया? ऐसे लोग जो कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं उनके बीच में बचत और इन्वेस्टमेंट की आदत को पनपाने के लिए, प्रमोट करने के लिए यहां पर इस उद्देश्य से कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम को लाया गया था। ओके, कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम ब्रॉडली, जो कोऑपरेटिव बैंक है इंडिया में, ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए, अर्बन और रूरल। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, अर्बन एंड रूरल, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ओके, जो रूरल कोऑपरेटिव है ये डिवाइड किया गया तीन सेगमेंट में, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, शॉर्ट टर्म प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। और जो अर्बन डिवाइड किया गया ये दो तरीके से, मल्टी स्टेट और दोस्त सिंगल स्टेट। ये और आसान कर दिया इन्होंने, ये और आसान कर दिया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट,
इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। जो स्टेट कोऑपरेटिव और सोसाइटी एक्ट है उसके तहत जो कोऑपरेटिव बैंक है वो रजिस्टर्ड होते हैं। ओके, and they also come under the regulatory ambit of RBI, okay, under two laws namely Banking Regulation Act and Banking Law। देखो अब ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इन पर आरबीआई एक्ट भी लागू हो रहा है। आरबीआई एक्ट के साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी लागू होता है और बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955 भी लागू होता है। किन पर? कोऑपरेटिव बैंक पे। ओके, ये हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी समझ ली है कि कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है। एक बैंक जो कि रूरल एरियाज के लिए बनाया गया है। और इन बैंक्स की बात करते हैं, ये कैसे कॉमर्शियल बैंक से भिन्न है ये तो बाद में देखेंगे, अभी नहीं। जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह थोड़ा पढ़ लेंगे तब समझ में और आएगा। लेकिन अभी के लिए ये समझ लो इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, कि सहकारी बैंक स्पेशली रूरल एरियाज के लिए भी बनाए गए थे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा, लोकल एरिया बैंक क्या होता है? लोकल एरिया बैंक, इससे पहले पढ़ो लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होता है। सुरेंद्र जी ये बैच ही है, इसी बैच में करिए। डन। अब देखो असल में होता क्या था ना, पहले की बात करते हैं। तो पहले क्या हुआ करते थे, लाला लोग होते थे। लाला मेरी माँ के कंगन दे दे, कुछ याद आ रहा है? लाला मेरी माँ के कंगन दे दे मेरे भाई, ऐसे करके मूवीज वगैरह में डायलॉग होता था। अब माँ क्या करती थी भाई, उनके पास खेती करने के लिए जमीन है, अब उस पे खेती करनी है तो पैसा कहां से लेकर आए? तो माँ ने क्या किया, अपने कंगन लाला को दे दिए। लाला कौन होते थे? लाला दो साहूकार लोग होते थे, जो बैंक में, मतलब बैंक क्या कह रहा हूँ, जो गांव देहात में आप लोग रूरल एरियाज में जाएंगे वहां पर जो साहूकार लोग होते थे, पैसे वाले धनी लोग जो होते थे, लाला टाइप के, वो क्या करते थे बेटा, वो गरीब किसानों की जगह ले लेते थे, अब किसान रख देते थे। अब किसान की फसल बेकार हो गई या कुछ और हो गया, अब मेरे भाई कीटनाशक वगैरह किसी भी तरीके से, मौसम खराब की वजह से बेमौसम बरसात हो गई, जरूरत नहीं थी, अब उसकी फसल बेकार हो गई, बर्बाद हो गई, तो उसका तो भाई काम तमाम, भाई पैसा, उसकी तो इनकम बेकार। अब वो अपनी जगह कैसे छुड़ाए? तो ऐसे में क्या करते थे साहूकार लोग, ये उनकी जगहों को जब्त कर लेते। दूसरा काम क्या करते थे, अगर वो बैंक में जाएगा, बैंक तो है ही नहीं रूरल एरियाज में हर जगह, अब वो कहां से जाए? अब वो क्या करेगा भाई, जाएगा किसी कोसों दूर से बैंक से लोन लेने के लिए, अब उसमें कहीं ना कहीं उनको पेपर भी रखने पड़ेंगे जगह के। अब लोगों के पास यार इतनी समझ भी नहीं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने आसपास जो गांव देहात में जो लाला लोग होते हैं, मुंशी लोग होते हैं, उन्हीं से दोस्त वो पैसा उधार ले लेते हैं। जमींदार लोग जो होते हैं, लाला मतलब जमींदारी हो गए बेटा, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अमरीश पुरी टाइप, जो कि पुराने टाइम में रहते, स्वर्गीय श्री अमरीश पुरी टाइप जैसे लोग, वो क्या करते थे, किसानों की जगह ले लेते थे। अब किसानों की जगह भी ले लेते थे और दूसरा किसानों को जो ऋण देते थे वो भी हायर इंटरेस्ट पे देते थे। अगर बैंक से 5% में मिल जाएगा, 7% मिल जाएगा, तो बेटा वो 15% इंटरेस्ट लगा रहे हैं। इस प्रकार का यहाँ पर खेल खेलते थे वो। अब भी लाला होते हैं क्या सर? बिल्कुल होते हैं भाई, अभी भी होते हैं, गांव देहात में तो होते हैं जहां पर अभी भी बैंकिंग सिस्टम नहीं है। आपके तो गांव देहात में बैंकिंग सिस्टम है तो वहां पर तो चीजें अवेलेबल है, जहां पर नहीं है वहां से तो लोग काफी पैसा उठाते हैं। ओके, अब दोस्त लैंड डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट कैसे आया, कि अब ये जो लाला लोगों के पास जो जगह है ना, अब किसान को कहेंगे बेटा किसान तू एक काम कर, तू अपने हमसे पैसे ले, बैंक कहेगा तू हमसे पैसे ले और जाकर अपनी जाकर जमीन छुड़ा। ठीक है, फिर हम लोग इसी जमीन पर एक नया लोन तेरे को देंगे सस्ती दर पर। ओके, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक एब्रिवेटेड एज एलडीबी, ये स्पेशल काइंड के बैंक होते हैं भारत में। इनका उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंट ऑफ लैंड प्रमोट करना, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट को प्रमोट करना और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। जो फर्स्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक था, इट वाज स्टार्टेड इन झंग इन पंजाब, 1920 में पंजाब के झंग में इसको स्थापित किया गया था। समझ में आया? ठीक है भाई। अरे दोस्त हम लोगों ने ये क्या पढ़े थे,
ये डेवलपमेंट बैंक ही तो है ये रहे, लॉन्ग टर्म स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। नाबार्ड लैंड डेवलपमेंट बैंक में आता है क्या? उल्टी बात कर रहे हो मेरे भाई। मतलब तुम कह रहे हो कि जो हाथी है वो बिल में घुसा दीजिए। वाह। अबे भाई नाबार्ड बड़ा लैंड डेवलपमेंट बैंक है, नाबार्ड इज अ रेगुलेटिंग बॉडीज स्पेशली फॉर रूरल सेक्टर। यहां तक क्लियर हुआ? इसे पढ़ो जरा, लोकल एरिया बैंक को। रूरल कोऑपरेटिव बैंक को कौन रेगुलेट करता है बेटा? इस पे स्टेट भी आ जाता है, इस पे नाबार्ड भी आता है, ठीक है, और इस पे आपका दोस्त आरबीआई भी आता है, ठीक है, राज्य सरकारें भी आती हैं। जब नोटबंदी हुई थी तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से नोटबंदी में नोट बदल दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, अगर याद हो तो आपको। लोकल एरिया बैंक देख लो एक बार। जल्दी समझ आ जाता है भाई, मेरे थोड़ा पढ़ाने का तरीका उल्टा है, ठीक है। सिर्फ मैंने बोला 3 क्लासेस में तुम लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद फिर मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझो। थोड़ा पढ़ लोगे तो दिमाग में 2-4 पॉइंट रहेंगे। लोकल एरिया बैंक वाज इंट्रोड्यूस इन अगस्त 1996। जो ये लोकल एरिया बैंक है इसको अगस्त 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था, अगस्त 1996 में। जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी नए प्राइवेट लोकल बैंक हैं जिनका जुरिडिक्शन 2 और 3 डिस्ट्रिक्ट में है, ओके, उनके लिए यहाँ पर जितने भी, मतलब एक तरीके से बोला कि फाइनेंस मिनिस्टर रेफर्ड फॉर सेटिंग अप न्यू प्राइवेट लोकल बैंक, एक नया प्राइवेट बैंक बनाया गया जिसका नाम है लोकल बैंक, और जिसका जुरिडिक्शन क्या रहेगा, 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए यहाँ पर एक नया प्राइवेट लोकल बैंक है जो कि बनाया गया दोस्त, इसका नाम है लोकल एरिया बैंक, जो कि अगस्त 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल सेविंग इज रिक्वायर्ड, मतलब जो लोग
जो जो लोग जिनके पास रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उनके पैसे को कहीं ना कहीं हमें मोबिलाइज करने की जरूरत है। वही पर्पस कोऑपरेटिव बैंक का, वही पर्पस आरआरबी का, वही पर्पस हर बैंक का रहता है। तो स्पेशली 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर इस बैंक को लाया गया था बाई लोकल इंस्टीट्यूशन, मेक देम अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन लोकल एरियाज। इसके साथ क्या हुआ कि जो लोकल एरिया बैंक है इन प्राइवेट सेक्टर, उसको लेकर गाइडलाइंस जारी की थी आरबीआई के द्वारा 24 अगस्त 1996 को, 1996 को। कोस्टल बैंक फर्स्ट लोकल एरिया बैंक था जो कि आरबीआई के द्वारा 1999 में लाइसेंस दिया गया था, और इसने अपने ऑपरेशन 1999 से शुरू कर दिया गया था। जो ये केबीएस बैंक है, कृष्ण भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक है, ये वन ऑफ द लोकल एरिया बैंक है, वन ऑफ द लोकल एरिया बैंक ऑपरेटिंग, जो कि प्रेजेंट में भी अभी काम कर रहा है। ओके। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक है, अभी इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई ने 3 थे, इसमें सुभद्रा वाले का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। जो ये कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने, अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आया है, देखिएगा। जो कैपिटल लोकल एरिया बैंक था वही यहां पर कन्वर्ट हो गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अभी तक हम लोगों ने देखा था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कन्वर्ट हुए, हम लोगों ने अभी तक देखा था पेमेंट बैंक कन्वर्ट हुए, अब हम लोग देख रहे हैं लोकल एरिया बैंक भी कन्वर्ट हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और दोस्त, ये जो कैपिटल लोकल एरिया बैंक है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ था एज इंडिया फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, और वो भी कब, अप्रैल 24 2016 को, 24 अप्रैल 2016 को। क्लियर हुआ? उनके कन्वर्जन से पहले जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था, कैपिटल लोकल एरिया बैंक, वाज ऑपरेटिंग इंडियाज लार्जेस्ट लोकल एरिया बैंक सिंस 14 जनवरी 2000। अब समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ? मोबिलाइज मींस होता है बेटा विवेक, जो तुम्हारे पास ज्ञान है ना, उसको सब जगह बांटिए। जो तुम्हारा पैसा है ना, जो तुम्हारा पैसा, उसे मोबिलाइज करो। वो एक जगह है ना, ये ना हो कि संदूक में रखा हुआ हो मेरे भाई, ब्रीफ केस में रखा हुआ हो, या कहीं अटैची में रखा हुआ हो। वो पैसा कहीं ना कहीं दोस्त, वो कहीं ना कहीं तो सर्कुलेशन में होना जरूरी है। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कन्वर्ट होता है क्या? क्यों वो कन्वर्ट होगा? वो एक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। सर्कुलेट करना, मोबिलाइज मतलब सर्कुलेट करना। समझ में आया भाई? लोकल एरिया बैंक कॉन्सेप्ट क्लियर? ये भी एक प्राइवेट बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक क्लियर हुआ? थोड़ा कोऑपरेटिव बैंक फंसा हुआ टॉपिक है, हम लोग इसे करेंगे जब हम लोग 3 4 5 चीजें और पढ़ लेंगे, तब और समझ में आ जाएगा। अब मैं एक स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, स्लाइड को लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट भी कंप्लीट कर लेंगे आज ही। और फिर बिल डिस्काउंट, ओवरड्राफ्ट तो एक तरीके से हो गया है, फिर भी करेंगे उसे एक बार और। एक स्लाइड और लगा रहा हूँ, उसे देखना है जरा। 1 मिनट। पेमेंट बैंक यहां पर आया, ये देखिए। अब पेमेंट बैंक कहाँ गया बेटा? हाँ ये। अब जरा से पढ़िए एक बार और। एक बार और पढ़िए इसे। सर पब्लिक डिपॉजिट करना बंद कर दे तो बैंक तो बंद ही हो जाएंगे। हाँ, बैंक बंद हो जाएंगे। मंदिर में पूजा करना बंद कर देना, मंदिर बंद हो जाएंगे, है ना? डन हो गया ये?
कुछ कुछ समझ में आया, अभी मैं समझाऊंगा, कंप्लीट कर लो इसे। ये नहीं समझ आया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आना भी नहीं चाहिए, मैं समझाऊंगा। ये देखो, सो ये तो सर एग्जाम में क्वेश्चन आया था बेटा, ये नहीं आया था, यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखा हुआ था, अभी अभी जो एग्जाम रिसेंट में हुआ उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखा हुआ था, वो भी पढ़ाऊंगा। लेकिन अब एक एक करके लाइन लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। पेमेंट बैंक विल बी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके, ये क्या है, एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट बैंक की है, कंपनी भी दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और तीसरी होती बेटा गवर्नमेंट कंपनी, एक और कंपनी होती गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आ रहा है, ये कैपिटल का कॉन्सेप्ट होता बाबू भैया, कि यहाँ कैपिटल इतने 5 लाख से ज्यादा तो पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट मतलब 1 लाख है। किसी दिन पढ़ा दूंगा, ये वैसे जरूरत नहीं है इतना पढ़ने की। देखिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके की जो कि स्पेशली बोले हैं, जिसमें कि कोई भी शेयर्स खरीद सकता, पब्लिक खरीद सकती है। ओके, अब जरा समझते हैं एक एक करके। जो पेमेंट बैंक है ये क्या है, रजिस्टर्ड हुआ है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर। इसको और हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, कैपिटल मार्केट में क्या होती है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और उसको लाइसेंस दिया गया सेक्शन 22। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाता है, सेक्शन पूछ लेता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के तहत पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया गया है। ये स्पेसिफिक लाइसेंस है, ओके, रेस्ट्रिक्टिंग इट्स एक्टिविटीज मेनली टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज। बेसिकली यहाँ पर ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए और पेमेंट और रेमिटेंस सर्विसेज के लिए पेमेंट बैंक बनाया गया। ये एटीएम कम डेबिट कार्ड भी इशू करेगा, बट ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है। एंड ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट के तौर पर दूसरे बैंक है, जो पेमेंट बैंक है, ये मे चूज टू बिकम अ बीसी ऑफ अनदर बैंक सब्जेक्ट टू आरबीआई गाइडलाइंस। अब बीसी का मतलब क्या होता है बताइए मेरे भाई, बीसी का मतलब क्या है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट का मतलब क्या है, बीसी। अब आप लोग कभी रूरल एरिया में गए हैं, रूरल एरिया में, या कहीं पर दोस्त ऐसे आप गए सेमी रूरल एरिया में गए हो, वहां जाइएगा, वहां पर आपको बैंक नहीं देखने को मिलेंगे, काफी एरियाज होते हैं यहाँ पर बैंक नहीं होते। ओके, वहां पर क्या होता है कि बैंक के बेहाफ पर दोस्त कुछ लोगों को यहां पर बैठा दिया जाता है उनके एजेंट के तौर पर, ठीक है। बैंक बैंक ने क्या किया, एसबीआई ने क्या किया, अपना यहां पर एजेंट अपॉइंट कर दिया है। देखिए किस चीज के लिए, वो जो ये रूरल एरियाज है जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, वहां तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचा रहा है। ओके, लोगों को पैसे जमा करने की जरूरत है, यहां दे देंगे ऐसे, लोगों को पैसे की जरूरत है, इससे ले जाएंगे, ठीक है, अपने कार्ड वार्ड के माध्यम से, और ये क्या करेगा, बैंक में जाके जमा कर देगा, बैंक को सारी डिटेल से दे देगा। ओके, अब जरा समझिएगा, तो यहां पर बोला है कि ये क्या करेगा, जो ये पेमेंट बैंक है, ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट के तौर पर काम कर सकता है अनदर बैंक है, तो यस और नो, आंसर बनता है यस। तो पेमेंट बैंक में चूज टू बिकम बीसी ऑफ अनदर बैंक। ओके, बीसी होती है बिजनेस करस्पॉन्डेंट,
ठीक है, नेक्स्ट आगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जो पेमेंट बैंक है इनको आरडब्ल्यूए, रिस्क वेटेड असेट के कॉन्टेक्स्ट में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, सीएआर और सीआरएआर, ये मेंटेन करना होगा। अभी रट लो, क्योंकि बेसिल नॉर्म्स में से डिटेल में कराऊंगा कि जो पेमेंट बैंक है इन्हें सीएआर और सीआरएआर मेंटेन करना पड़ता है। पेमेंट बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, ये दोनों मेंटेन करके चलने पड़ते हैं। और कितना प्रतिशत मेंटेन करके चलना पड़ता है? 15%। ओके, आप लोग यूट्यूब वगैरह पे जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत लोग पढ़ाते हुए ऐसे भी दिखेंगे कि जो बोलेंगे कि पेमेंट बैंक सीएआर मेंटेन नहीं करता है। बट बेटा, पेमेंट बैंक भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मेंटेन करता है। आई कैन प्रूव। ओके, इसलिए बोल रहा हूं, इस बात को जरा गौर फरमाइए। छोटी छोटी चीजें एक नंबर ले जाएंगी एग्जाम में। आपको आंसर शीट नहीं मिलती है इसलिए बच्चों को है ना मूर्ख बना दिया जाता है कि पेमेंट बैंक कैन नॉट मेंटेन सीएआर, स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन मेंटेन सीएआर, ऐसा नहीं है। पेमेंट बैंक ऑल्सो मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, दैट इज 15%, जो कि 15% है। ओके, समझ में आया? क्लियर हुआ? अब दोस्त, पेमेंट बैंक के लिए एक और है, एक वर्ड हम लोग अलग से पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। जो ये सीएआर है ये 4% चल रहा है और स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो ये 18% चल रहा है। हर बैंक को इतना प्रतिशत रिजर्व के तौर पर पैसा रखना पड़ता है। कितना पैसा रिजर्व के तौर पर बैंक को रखना पड़ता है? 4% सीआरआर के तौर पर, एसएलआर के तौर पर 18%। ओके, बट पेमेंट बैंक के लिए क्या बोला है? पेमेंट बैंक के लिए बोला है कि पेमेंट बैंक तुमको ना सीआरआर जो मेंटेन करना है उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसका 75% तो तुम क्या करोगे, एसएलआर की जो सिक्योरिटीज होती हैं उसमें रखोगे, और 25% जो दूसरा बैंक होंगे, अदर बैंक होंगे, उनमें जमा कर सकते हो। अदर बैंक में जमा कर सकते हो। अभी मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को सुन लेना मेरे से। कोई यूं मत पूछना क्यों, क्या, कैसे, क्योंकि जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लेंगे तब ये लाइन आसान हो जाएंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना कि जो पेमेंट बैंक है उसको क्या बोला गया, पेमेंट बैंक को क्या बोला गया कि पेमेंट बैंक जो तुम्हारे पास पैसा है उसका सीआरआर मेंटेन कर लिया तुमने 4%। ओके, वो तुमने आरबीआई को दे दिया। उसके बाद जो बचा रेस्ट, उसमें 75% तो तुम रखोगे एसएलआर वाली सिक्योरिटी में। ओके, एसएलआर वाली सिक्योरिटी में, और बाकी जो 25% होगा वो आप दूसरे बैंक के पास रख सकते हो। ये लाइन यहां पर, इसको समझते हैं। अपार्ट फ्रॉम अमाउंट मेंटेन्ड एज अ कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर मेंटेन करने के अलावा आरबीआई ने बोला है यहां पर बैंक्स को कि आप 75% क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखेंगे। उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जिनका समय 1 वर्ष तक का है, जिनका समय 1 वर्ष तक का, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, जिनका समय कितना है, 1 वर्ष तक का, अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? अप टू 1 ईयर। ओके, और जो बचा बाकी का, उसमें 25% आप रख सकते हो दूसरे बैंक में एफडी के रूप में, करंट एंड फिक्स डिपॉजिट के रूप में, अदर कॉमर्शियल बैंक के पास। क्लियर हुआ ये? समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ 100% नहीं आया होगा, क्योंकि आपको अभी सीआरआर नहीं पता है, एसएलआर नहीं पता है, सीएआर, ये एसएलआर सिक्योरिटी क्या होती है ये नहीं पता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारी चीजें नहीं पता है, माना। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हाँ, पेमेंट बैंक के लिए कि यहां पर एक अमाउंट दिया गया है कि पेमेंट बैंक को सीआरआर के रूप में 4% रखना है। जो बचा उसका 75% चला जाएगा एसएलआर वाली सिक्योरिटीज में, और रेस्ट का जो बचा 25% बेटा, वो बैंक दूसरे बैंक के पास रख सकते हैं, पेमेंट बैंक दूसरे बैंक के पास। दीपिका, दूसरे बैंक के पास, एसबीआई में रख दो, दूसरे बैंक के पास। रेमिटेंस मतलब होता है दीपिका, जैसे आप फॉर एग्जांपल विदेश चली गई हैं। ओके, और आपको यहां पर पैसे ट्रांसफर कराने हैं, आप यहां पैसे ट्रांसफर कर रही हैं। सिंपल शब्दों में बोले, विदेशों से जब आप अपने घर में, परिवार में पैसे ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। ओके, रेमिटेंस, प्रक्षेपण। पेमेंट बैंक क्लियर हुआ? अब आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, ऐसे पढ़िएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक।
लिखा ना अदर कॉमर्शियल बैंक में। डन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आगे बढ़ो, और अभी तो बाकी है। यही तो कहानी है पूरी की पूरी। एग्जाम में सवाल आते हैं फिर करके नहीं आते हैं। ये पूरी कहानी है बेटा। पेमेंट बैंक लोन नहीं देते, इनकी इनकम कैसे होती है? बेटा पेमेंट बैंक लोन नहीं देते, बस इनकी इनकम ऐसा होती है, जरा देखिएगा। 25% इनको करंट और फिक्स डिपॉजिट्स में रखना पड़ेगा विद अदर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक फॉर ऑपरेशनल पर्पस एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। दूसरे बैंक के पास रखेंगे, वहां से इनकम कमाएंगे। ये टाई अप करके एफडी खुलवा देते हैं, वहां से पैसा कमा लेंगे। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बन के पैसा कमा लेंगे। ये ऐसा पैसा कमा लेते हैं। जरा देखिए नेक्स्ट। इट इज मैंडेटरी 25% दूसरे बैंक में जो रखे हैं, वो प्रोविजन बताया आपने। अरे भैया बहुत प्राण पीते हो। यहां पे लिखा मैक्सिमम 25% आपको रखना होगा, मैक्सिमम रख सकते हो, 2 रखो, 4 रखो, 5% रखो। ठीक है यहां पर। और मिनिमम यहां 75% रखना है आपको। मिनिमम यहां 75%। क्लियर हुआ है? एक बार और देख लो। डन। अभी तो काम खत्म नहीं हुआ, देखो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट। ये वाली स्लाइड हो गई। एक हो गई, दो हो गई, तीसरी है ये। फिर चौथी पे आ जाओ, तीसरी देखो। तो ठीक है, उसमें ऑप्शन है। ये इसकी हिंदी में मैं करके दे दूंगा, अभी इसे पढ़ लीजिए। लास्ट वाली स्लाइड और आ जाता हूँ उस पे। ये वाला एग्जाम का क्वेश्चन था आपका, ये रहा ये वाला एग्जाम का क्वेश्चन था अभी। पर मैं बता दूंगा बेटा। अगर एक लाइन में बोलूं तो ऐसे जो कि सेकंड शेड्यूल में शामिल है वो शेड्यूल्ड है, और जो नहीं शामिल है वो नॉन शेड्यूल्ड है। हाँ भाई सचिन भाई बताइए।
रिस्क वेटेड असेट क्या है बेटा? अभी मैंने बोला नहीं, फूफा है इनको मान लो। क्या होता है ये छोड़ो, अभी डेटा याद कर लो। अब जैसे एक मेरे लिए रिश्ता है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलता हूँ, लड़की की हाइट उन्होंने बोली 5'5" है, मैंने कहा अरे वाह। तो फिर मैंने उनसे ज्यादा जिक्र नहीं किया, मैंने डेटा समझ लिया, बात खत्म। नाम क्या है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, वो जब मुलाकात करेंगे तो हालचाल आएंगे पूछेंगे तब आराम से अच्छी बात है। अभी सिर्फ डेटा मैंने पूछ लिया, हाँ 5 फुट 5 इंच, बात खत्म, और इससे ज्यादा भी दिमाग नहीं लगा रहे। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से डेटा पकड़ के चला करो। अभी बात खत्म नहीं हुई, नेक्स्ट स्लाइड ये रही आगे। इस स्लाइड को एक्सप्लेन करो, सब स्लाइड को एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लो, अभी जरा पहले एक बार देख लो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। लास्ट। कुछ भी नहीं समझ आया? चलो बढ़िया है, नहीं आया तो अच्छी चीज है, खाली ग्लास भरते हैं बैठ के। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होगा कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, ये भी बतौर प्राइवेट बैंक बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यही समझ में आ गई लाइन। इसको भी सेक्शन 22 के तहत लाइसेंस दिया जा रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के, यहां तक क्लियर हो गया? ये दोनों लाइन क्लियर है? स्मॉल फाइनेंस बैंक को शेड्यूल बैंक का स्टेटस कब दे दिया जाएगा? जैसे ही वो ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा, जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाया गया, तो ये लाइन क्लियर है, ये लाइन क्लियर है, ये लाइन क्लियर है, ये लाइन क्लियर है, चारों पॉइंट क्लियर है, इनमें तो कुछ है ही नहीं यार, कुछ भी नहीं है। ये चारों तो पढ़े हुए हैं हमारे कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत लाइसेंस दिया जाएगा सेक्शन 22 के तहत, और शेड्यूल बैंक का स्टेटस तुरंत मिल जाएगा जैसे ही काम करना स्टार्ट कर देगा, ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा। और स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है, इसको बनाया क्यों गया? पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक वित्तीय समावेशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। नेक्स्ट, अब जरा देखना यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। मैंने तुम लोगों को जब मैं ये पढ़ा रहा था स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो एक लाइन पढ़ाई थी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, एक्सपीरियंस 10 ईयर इन बैंकिंग, यही पढ़ाई थी ना? यस और नो? यस और नो? हाँ जी, अब जरा देखो, असल में वो मैंने तुम लोगों को सिर्फ वो दिखाया था, जैसे कि नहीं होता मतलब वो पूत है ना, पूत होता है जब पैदा होता है तो बेटा वो जो पालना होता है ना, उसकी मैंने सिर्फ छोटी सी झलक दिखाई दी आपको। अब वो जो यहाँ पर उद्दंड में जाएगा, अब उसको पूरा देखते हैं हम लोग। अब भारत में जो इंडिविजुअल है, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल या कोई प्रोफेशनल इंडियन सिटीजन, अकेले या मिलकर संयुक्त तौर पर 10 साल का एक्सपीरियंस है उसे बैंकिंग में और फाइनेंस में, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकता है, अगर उसके पास 200 करोड़ रुपए हैं तो। भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट 200 करोड़ रुपए की अकाउंट थोड़ी ओपन करना है, बैंक ओपन करना है। रेजिडेंट इंडिविजुअल, प्रोफेशनल जो कि भारतीय नागरिक हैं, अकेले या संयुक्त तौर पर, एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके, दोनों ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट,
अब ये तो व्यक्ति की बात हुई थी, यहां बात हो रही कंपनी की। कोई कंपनी या सोसाइटी जो कि प्राइवेट सेक्टर में है, जिसको कि ओन और कंट्रोल किया गया किसी रेजिडेंट ने, किसी भारतीय ने, और जिनके पास सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनके बिजनेस को रन करने का एटलीस्ट पीरियड ऑफ 5 ईयर। मतलब कोई भी कंपनी सोसाइटी जो कि ओन की गई है रेजिडेंट के द्वारा, ओके, और जिसका सक्सेसफुल पिछले 5 सालों में सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो विल बी एलिजिबल एज अ प्रमोटर बतौर मालिक टू सेट अप स्मॉल फाइनेंस बैंक। वो स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकता है। एग्जिस्टिंग एनबीएफसी, जो वर्तमान में जो एनबीएफसी हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, लोकल एरिया बैंक है, देखो यहां से कहानी कुछ और बयां करेगी, लोकल एरिया बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, जिनको कि रेजिडेंट ने कंट्रोल कर रखा है, जिनका सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 5 साल का, बेटा वो खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में। खुद को, यहां पर सेटअप की बात हुई है, यहां नया शुरू हो रहा है, यहां नया शुरू हो रहा है, ओके, नया शुरू हो रहा है, यहां पर कन्वर्जन हो रहा है कि एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या लोकल एरिया बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर में है, जिनको कि किसी भारतीय ने, किसी रेजिडेंट ने कंट्रोल कर रखा है, तो वो अपने बिजनेस, अगर उनको 5 साल का सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो वो खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ दोस्त? एक बार और देख लो। सेकंड पैराग्राफ में 10 ईयर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यहाँ 5 की बात की है ना, यहाँ सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर 5 की बात की, कंपनीज के लिए, सोसाइटी के लिए, एनबीएफसी के लिए, एमएफआई के लिए, लोकल एरिया बैंक के लिए। ये प्राइवेट बैंक है, हाँ जी, ये सब प्राइवेट बैंक है। डन। प्रमोटर मींस मालिक। नेक्स्ट, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसके लिए क्या बोला है, इसके लिए वो वाली लाइन लागू हो रही है, देखो ये हम लोग पढ़ चुके हैं यहां तक, इसमें तो मैं चर्चा ना करूं, ये वाला मैंने पढ़ा दिया आपको अभी, कन्वर्ट ऑन टैप वाला।
मिनिमम नेटवर्थ जो इसके लिए रिक्वायर्ड होगी वो 100 करोड़ रहेगी, बट इसको ये इंक्रीज करनी पड़ेगी नेटवर्थ 200 करोड़ विद इन अ 5 ईयर। ओके, ये हम लोग लाइन पढ़ चुके हैं सारा ये वाला डेटा। तो मिनिमम पेड अप जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके लिए 200 करोड़ है एक्सेप्ट फॉर सच स्मॉल फाइनेंस विच आर कन्वर्टेड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं यहां तक। ये नहीं पढ़ाना मेरे भाई, ये तो पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। नेक्स्ट, अब जरा देखिए इसके लिए रिस्क वेटेड असेट कितनी, अभी के लिए इतना याद रख लो, इसके लिए जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है CAR या CRAR सेम कितना है 15%। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो को कितना परसेंट मेंटेन करके चला 15%, बस इतना याद रखो इसको भी। अब यहां से कहानी शुरू होती है, जरा समझना। यहां से कहानी कुछ इस प्रकार है जैसे कि जो इसमें प्रमोटर होगा, जो मालिक होगा किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, उसके लिए बोला है कि आपका अगर हिस्सा 40% से ज्यादा है, ठीक है, केस वन मानकर चलते 50%, 60% या 70% है, तो इसको आपको विद इन अ 5 ईयर, विद इन 5 ईयर आपको इसे 40% पे लाना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी। अगर आपका स्टेक 40% से ज्यादा, फॉर एग्जांपल 50, 60, 70 है, तो आपको इसको घटाकर 40% पे लाना पड़ेगा। 40% आपका 5 सालों के लिए लॉक रहेगा, 5 ईयर के लिए। आप इससे कम नहीं कर सकते, इससे कम नहीं कर सकते, 5 सालों के लिए लॉक रहेगा। मतलब 5 सालों के लिए कितना स्टेक रखना है इनको, 40% स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। यही तो बात है, यही तो बात है मेरे भाई, जरा देखिएगा। प्रमोटर शेयर होल्ड मिनिमम 40% ऑफ कैपिटल ऑफ अ बैंक विच शैल बी लॉक्ड इन पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब से बैंक स्टार्ट हुआ है 5 साल तक उसका 40% से कम स्टेक नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है, अगर प्रमोटर का हिस्सा 40% से ज्यादा है, एक्सेस में है, तो इसको इसको घटाकर ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा 40% विद इन अ 5 ईयर। यही लाइन मैंने पढ़ाई थी आपको, यही लाइन मैंने अभी आपको पढ़ाई थी भाई। ओके, अब आगे बात हो गई इनका। आगे इन्होंने कहा कि इसे विद इन अ 10 ईयर घटाकर 30% लाना है, और विद इन अ 15 ईयर इसे घटाकर 15% पे लाना है। यहां पर यह बात की गई, जरा देखिए। फर्दर प्रमोटर को अपना जो हिस्सा है वो ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा फॉर 30% तक, ओके, विद इन अ 10 ईयर, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, और 15% विद इन अ पीरियड ऑफ 15 ईयर। ठीक है, समझ में आया ये, समझ में आया। प्रमोटर का जो स्टेक है वो 40% से ज्यादा है, तो 5 साल के अंतर्गत 40% पे लाना पड़ेगा उसे। ठीक है, और 10 सालों के अंतर्गत 30% से ज्यादा नहीं होगा। 10 आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब विद इन 10 ईयर उसको 30% पे लाना है, और 15 सालों में से 15% पे प्रमोटर का अपना हिस्सा लाना पड़ेगा जो बैंक में है। स्टेक मींस मतलब होता है हिस्सा, स्टेक मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहां तक, तीनों लाइन। नेक्स्ट, स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर नेटवर्थ 500 करोड़ हो जाती है, तो उसको बोला है कि विद इन अ 3 ईयर, जब उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ पहुंची है तो विद इन अ 3 ईयर उसको, उसके लिए लिस्टिंग मैंडेटरी, उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ेगा, उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है, तो फिर क्या है कि उसके पास राइट है, वो मतलब चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। ओके, चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता। ये एफडीआई वाला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, 74% एफडीआई, ये पॉइंट पढ़ चुके हैं। सेक्शन 22 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर काम नहीं करता। दे कैन नॉट बी ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ अनदर बैंक, ये अनदर बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गए इतने पॉइंट? थोड़ा लोडेड है, बट हाँ कुछ इसमें फूफा बैठे हुए हैं ना जो बाद में समझाए जाएंगे, उनको समझाएंगे। प्लीज एक्सप्लेन लास्ट लाइन, ये लो देख लो। इनका अपना बीसी होता है, हाँ बेटा, ये जगह जगह बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ये काम ही बीसी मॉडल पे कर रहे हैं, ये लोग काम ही बीसी मॉडल पे कर रहे हैं।
जितने भी आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है। लिस्टिंग मींस होता है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना, स्टॉक एक्सचेंज से उसके शेयर्स की ट्रेडिंग होना। वॉलेंटली मतलब होता है खुद से, अपनी स्वेच्छा से। मैंने बोला अगर 500 करोड़ तो फिर भाई अनिवार्य है, मैंडेटरी है। उससे 500 करोड़ से कम अगर नेट वर्थ है तो फिर वॉलेंटली आप चाहे तो और चाहे नहीं तो। ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम जो लोन साइज है उसके लिए बोला है कि अगर किसी साल को दे रहे हो तो 10% और किसी दोस्त ग्रुप को दे रहे हो तो 15%। ओके। तो यहां पर बोला है मैक्सिमम जो लोन साइज रहेगा वो आपके कैपिटल फंड का 10% किसी एक इंडिविजुअल को और ग्रुप को दे रहे हो तो यहां पर 15% हो गया। ओके, 15%, 15%। ओके। ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा है। फर्दर, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट बैंक एक्सटेंड लोन प्राइमरली टू स्मॉल बोरोअर, छोटे छोटे बोरोअर है उनके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाया गया, तो उनके लिए यहां पर मैंडेटरी कर दिया है कि जितना भी उनका लोन पोर्टफोलियो रहेगा, जितना वो लोन देंगे उसका 50% वो किसको देंगे, स्मॉल बोरोअर को देंगे, स्मॉल बोरोअर को। ओके, स्मॉल बोरोअर को। और जिनका लोन अगर इंडिविजुअली 25 लाख तक का है, तो स्मॉल बोरोअर मतलब कौन है, जिनका लोन 25 लाख तक का है, उनके लिए बोला है कि इस तरीके का अगर कोई बैंक पे लोन लेने आ रहे हैं तो 50% जो लोन पोर्टफोलियो होगा वो इनके लिए रहेगा, स्मॉल बोरोअर के लिए। प्रणाम सर, आई एम फ्रेशर, बट आई एम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। ओके, यू आर फ्रेशर, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है। फ्रेशर पार्टी चाहिए क्या है? इतना क्लियर हो गया? क्लियर? अब इसमें कुछ चीजें चैप्टर जैसे पढ़ते चलेंगे समझ में आती रहेंगी। पेमेंट बैंक क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, जैसे जैसे बेसिल नॉर्म्स आएगा तो ये सी ए आर क्लियर होगा आपका, सी आर ए आर होगा, आर डब्ल्यू ए क्लियर होगा। ये क्लियर हो गया पेमेंट बैंक। ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्लियर है, कमिटीज क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ये हम लोग एंड में पढ़ेंगे, साइलेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये सब पढ़ने वाले हैं। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कोऑपरेटिव बैंक तो पढ़ चुके, लैंड डेवलपमेंट में पढ़ चुके, ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक सेकंड, म्यूचुअल फंड ये बाद में पढ़ना है, किसान विकास पत्र भी बाद में, सीनियर सिटीजन। चलो, अब मैं पुरानी वाली स्लाइड पे आ रहा हूँ। 5 मिनट का ब्रेक ले लो यार, 3:16 और 3:21 पे मिलते हैं, ठीक है।
लॉग आउट करके लॉग इन करना अगर नो वीडियो फीड दिखा रहा है। 3:21 पे स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी, मैं कमेंट ले ले रहा हूँ। करंट अफेयर्स का भी बताना लास्ट में, फ्री होकर कि इंटरेस्ट नहीं आता है उसमें। कोमल जी, ऐसा है कि इंडिपेंडेंट बनना है ना, तो इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट आता नहीं है। दवाई कभी भी आप ना मजे के लिए नहीं पीते हो, ठीक है? दवाई कभी भी मजे के लिए नहीं खाते हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पोलियो ड्रॉप जब लेने जाते हो तो वो कड़वी कड़वी होती है, तो मजे के लिए नहीं होती है। जिम्मेदारियां नहीं है क्या आपके ऊपर? माता पिता का नाम रोशन नहीं करना? कुछ करना है कि नहीं करना है? चीजों की कड़ियों से कड़ियों को जोड़िए। जब परिवार बड़े होते हैं तो बड़ा बढ़िया लगता है। समझ रहे हो? जब लोग जुड़े हुए होते हैं, जब लोग टूटे हुए होते हैं तो चीजें अच्छी नहीं होती। तो इसी तरीके से करंट अफेयर्स को जोड़िए। अपॉइंटमेंट आ रहा है तो अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ है, वो अब अगर अपॉइंटमेंट हुआ है तो उस जैसे 10 अपॉइंटमेंट और साथ में पैरेलल पढ़ लीजिए। ओके, जिस संस्था में वो संस्था के फैक्ट पढ़ लीजिए। कोई न्यूज आ रही है, उस न्यूज से चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो 72nd ग्रैंड मास्टर बना है, तो ये देखिए कि किस स्टेट से है। जिस स्टेट से है, उसका सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, कैपिटल क्या है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या है, उससे रिलेटेड स्टैटिक क्या है। रिवीजन करो ना, कड़ियों को कड़ियों से जोड़ो। 40% के बाद स्टेक किसका? कोई भी ले, सरकार ले, बैंक ले, कोई भी ले सकता भैया स्टेक। हिस्सा तो जिसको मिल जाए उसका बढ़िया भाई। 1 मिनट और बाकी है, फिर शुरू करते हैं। व्हाट इफ नेट वर्थ रिड्यूस बिलो 500 और करोड़ विद इन दोस 3 ईयर? अरे बेटा, 3 साल का कॉन्सेप्ट उनके लिए है जिनका मैंडेटरी है। पिताजी ने बोल दिया 3 साल से बड़े हो तो बेटा दूध हम नहीं पिलाएंगे, अपने आप पियो। ओके? नहीं तो फिर अगर 3 साल से छोटे बच्चे होंगे तो उनके लिए क्या होगा? माता जी बेटा बॉटल में लेकर आती हैं, अल्ले अल्ले ले ले बेटा, बेटा पी ले हमारा, देख 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 उधर बंदर, तुरंत बेटा यहाँ पर उसको 1 चम्मच पिला दिया। ऐसा होता नहीं होता है? तो कब मैंडेटरी है? जब बड़े हो गए हो आप। 3 साल। कॉन्सेप्ट समझो जरा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप बड़े हो गए हैं, आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ है, तो आपके लिए मैंडेटरी कराना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन, लिस्टिंग करानी ही पड़ेगी। नो ऑप्शन। अगर बेटा इससे कम है तो फिर आप कराओ, मत कराओ। फिर 3 साल का मतलब ही नहीं बनता। 3 साल का तो उनके लिए है ना जिनको 500 करोड़ से ऊपर हो गई है। ऐसे ही होता है सर, मेरी बेटी 2 साल की है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। उसके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाई, 250 रुपए मिनिमम, 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम। जो जीजा जी हैं उनको 80 सी में डिडक्शन भी मिल जाएगी। अब दीदी आप में तो जीजा जी लगे हो, ठीक है? 80 सी में डिडक्शन मिल जाएगी। खुला है सर, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, ओवरड्राफ्ट पे आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट? ओडी का मतलब क्या होता है? ओडी मतलब ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। ऐसे व्यक्ति जिनका करंट अकाउंट है, चालू खाता है, ओके, चालू खाता, करंट अकाउंट, उनको क्या करता है बैंक? एक सुविधा देता है, ओडी की सुविधा। ओडी की सुविधा में क्या है? अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो आप एक लिमिट तक विड्रॉ कर सकते हैं। दैट लिमिट इज कॉल्ड दी ओवरड्राफ्ट। उस लिमिट को हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है? ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड बाय बैंक। एक कस्टमर जिसका करंट अकाउंट है बैंक के पास, उसको अलाउ किया गया है कि आप अपने अकाउंट में मोर देन जो अमाउंट है उससे विड्रॉ कर सकते हैं। ओके? एक और चीज जरूर याद रखिएगा आप लोग, आप लोगों से गुजारिश रहेगी भाई, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, पीएमजेडीवाई, उसमें जो अकाउंट ओपन होता है वो सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है। इसको बोलते हैं बीएसबीडी अकाउंट, बेसिक सेविंग
बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ओके, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ओडी की फैसिलिटी दी जाती 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए की ओडी की फैसिलिटी दी जाती है इसके तहत, पीएमजेडीवाई के तहत। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब तो ये एक्सेप्शन हो गया ना इसका। हाँ सर, एक्सेप्शन हो गया। मतलब अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा जन जो है वो बचत खाते धारक है उनको भी, अभी आईसीआईसीआई बैंक ने भी शुरू करी थी, जो सैलरी अकाउंट होल्डर थे। ओके, वैसे ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा किन के लिए है? किन के लिए? जिनका करंट अकाउंट होता है, स्पेशली व्यापारी, स्पेशली बिजनेसमैन। ओके, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? स्मॉल फाइनेंस बैंक जनधन अकाउंट ओपन करता है, क्यों नहीं करेंगे? सब बैंक कर रहे हैं। लिमिट टू विड्रॉ बाई ओवरड्राफ्ट, ये स्टूडेंट भाई डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई मेरे से उधार पैसे लेने के लिए आया, अब उधार लेने के लिए पैसा ऐसा व्यक्ति है जो पहले ले चुका है, तो फिर वो उसको मैं दे दूंगा दोबारा से। अब ऐसा व्यक्ति जो उधार लेने आया बट उसने चुकाया नहीं मेरे को, ठीक है, उस पर उधारी चल रही, तो फिर उसको मैं बहुत लेट दे रहा है, तो फिर मैं उसको क्यों पैसा दूंगा भाई? तो डिपेंड करता है आपकी गुडविल कैसी है बैंक से। ओके, आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किस लेवल पे हो रहे हैं बैंक से। अब जो ओडी की फैसिलिटी दी जाती है, किसके लिए दी जाती है? ये स्पेशली ये जो बिजनेस है उसके ऑपरेशन के लिए। ओके, टू कीप योर बिजनेस ऑपरेशनल, तो बिजनेस को चलाए रखने के लिए ये ओडी की फैसिलिटी, जनरली जो व्यापारी वर्ग होते हैं वो किस लिए ओडी की फैसिलिटी लेते हैं? इसी पर्पस के लिए लेते हैं, अपने व्यापार को भाई रन कराने के लिए। ये समझ में आया पॉइंट? अब ये जो ओडी होता है ये कैसे मिल जाता है? आपकी जो, जैसे अब अगर कोई फॉर एग्जांपल आशीष गौतम है, अगर वो ओवरड्राफ्ट लेने के लिए बैंक पहुंचता है, तो बैंक से मैंने कहा सर मुझे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दीजिए, उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएगा। बट आपकी और हमारी क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर होनी चाहिए। अब क्रेडिट हिस्ट्री मतलब क्या है? कि आपने जो लोन लिया था पहले से आप हमें टाइम टू टाइम चुका रहे हैं। ओके, जो बैंक से आपकी रिलेशनशिप है। ओके भाई, रिलेशनशिप मतलब क्या होता है भाई? रिलेशनशिप मतलब ये थोड़ी है कि बैंक के कर्मचारी और व्यापारी आराम से घूम रहे हैं, उनको पार्टी दे रहे हैं और इस तरीके की रिलेशनशिप चल रही है। ठीक है, आई नहीं मेरी कोका कोका ऐसा गाना चल रहा है मेरे दोस्त, मतलब बढ़िया चल रहा, पार्टी सार्टी, ऐसा थोड़ी। रिलेशनशिप मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल रिलेशनशिप। ओके, फाइनेंशियल डीलिंग मतलब यहाँ पर कि भाई जो बैंक है उससे टाइम टू टाइम सारे ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर यहाँ पर हो रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा पॉइंट ये वाला? ठीक है, आपका बैंक में इन्वेस्टमेंट कैसा है? इन्वेस्टमेंट भाई, इन्वेस्टमेंट बैंक में अब आप कैसे करते हैं? एफडी के तौर पर जो अपने पैसे जमा कर रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह है। तो ये ओवरड्राफ्ट अगर आप लेने जाते हैं तो ओवरड्राफ्ट जो अमाउंट होता है वो किस बेसिस पे आपको मिलता है? क्रेडिट हिस्ट्री, रिलेशनशिप, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, बैंक से आपकी जो एफडी है उनसे हो गया यहाँ पर। ओके, क्लियर हो गया दोस्त? क्लियर हो गया? और ये जो अमाउंट होता है ये डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस पर डिपेंड करता है आपका ओडी का अमाउंट। या फिर इस दूसरे शब्दों में कहें, जो आप प्रतिभूति सिक्योरिटी वगैरह डिपॉजिट करते हैं नॉर्मली, उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिल जाता है। ओके, समझ में आ गया? तो ये स्पेशली किसको मिले? करंट अकाउंट होल्डर को। अभी 1 महीने की भी मिल सकती है, क्वार्टर की भी मिल सकती है। मैक्सिमम कितने टाइम के लिए? मैक्सिमम 1 साल के लिए। मैक्सिमम कितने साल के लिए बेटा? मैक्सिमम 1 साल के लिए। कोई दिक्कत? इंटरेस्ट क्यों नहीं लगेगा भाई? लोन ले रहे हो, इंटरेस्ट क्यों नहीं लगेगा? ओडी फैसिलिटी आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर को मिल रही है, मतलब करंट अकाउंट होल्डर को मिल रही है।
ओके, अब आते हैं यहाँ पर कैश क्रेडिट पे। मैंने इतनी रामायण इसलिए बताई क्योंकि अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी इसी से मिलता जुलता है, कैश क्रेडिट। इसे पढ़ो जरा। ये तीनों काइंड ऑफ लोन है भाई, एडवांसेस हैं, एक समय मैक्सिमम 1 साल इसका टाइम होता है। अगर लोन वापस नहीं किया तो क्या होगा? ओहो, बहुत बढ़िया, वाह बेटे मौज कर दी है। मतलब लोन वापस नहीं किया तो क्या होगा बेटा? एनपीओ होगा। और क्या होगा? लोन वापस नहीं किया तो एनपीओ होगा। कोई दिक्कत? यार तुम्हारे दिमाग में क्या रहा कैश क्रेडिट को लेकर और ओडी को लेकर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब जरा देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाया करो सीसी और ओडी में। सीसी और ओडी में जनरली अगर हम लोग बोले नेचर का कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। ओडी करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है, यानी कि एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर को। सीसी के लिए आपको अलग से कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अब दोस्त, पैसे की जो जरूरत है वो बिजनेसमैन को ही है तो ये बिजनेसमैन के लिए ही है। लेकिन सीसी और ओडी में फर्क क्या है? असल में ये जो ओवरड्राफ्ट होता है, इस ओवरड्राफ्ट में जो इंटरेस्ट रेट होती है वो हायर होती है एज कंपेयर टू सीसी। और ये जो सीसी होता है इसमें जो इंटरेस्ट रेट होती है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू ओवरड्राफ्ट। ओके। लेकिन ये जो सीसी होता है इसमें आपका रिलेशन मैटर नहीं कर रहा, समझो। अब आशीष गौतम है, आशीष गौतम ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, अब उसको सीसी की जरूरत, उसको पैसे की जरूरत है। अब वो तो करंट अकाउंट होल्डर तो है ही है, लेकिन यार भाई करंट अकाउंट होल्डर को तो ओटी मिलेगा ना। बट मेरे फाइनेंशियल डीलिंग इतने बढ़िया नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतने साउंड नहीं। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में फिर यहां पर एक ऑप्शन निकला कि जो नए नवेले आए उनके लिए क्या करें, सीसी निकाल दो। अब सीसी निकाल दो, इनके पास जो स्टॉक है, जैसे मैं जूते का काम कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास जूते के लिए मेरे भाई सोल पड़ा हुआ है, जूते के लिए मेरे पास लेदर पड़ी हुई है, उसका कोई अमाउंट तो होगा। तो उसको मैंने क्या किया, अपने स्टॉक को, जो मेरा स्टॉक है, ओके, जो मेरा इन्वेंट्री है, मैंने उसको गिरवी रख के पैसा ले लिया। और ये जो पैसा मिलता है वो सीसी के माध्यम से मिलता है। सीसी में एक ऑप्शन दिया गया है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है, एफडी वगैरह की जरूरत नहीं है। ओके, आप क्या कर सकते हैं, अपने जो अपना जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, उसको गिरवी रख सकते हैं। इसी को बोलते हैं हाइपोथिकेशन। आप लोग असल में बोलते नहीं होंगे कि हेलो सुनो ना, हाइपोथेटिकली ना हम लोग कहीं घूम रहे हैं, हाइपोथेटिकली मैं तुम्हारे घर पे आया चाय पीने के लिए, हाइपोथेटिकली तुम मेरे घर पे आई चाय पीने के लिए, ऐसा बोलते नहीं बोलते? मित्रता में बोलते होंगे आप लोग। गिरवी मतलब होता है बेटा यहां पर एक तरीके से, यार उसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से मॉर्गेज करना। हाइपोथेटिकली मतलब क्या है, चीज जा तो रही है,
बट वो उसका मतलब एक तरीके से फिजिकल फॉर्म में नहीं जा रही, ओके। मॉर्गेज करना। तो यहां पर हाइपोथेटिकली मतलब क्या, आपने गिरवी रख दिया अपने स्टॉक्स को, अपने इन्वेंट्री को, और ये जो दी जा रही है माध्यम किसके माध्यम, सीसी के माध्यम से, तो इस पे भी इंटरेस्ट जो चार्ज होगा, इसकी भी एक लिमिट होती है। ओडी की तरीके से जितना विड्रॉ करोगे उतना, जितना विड्रॉ करोगे उसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा। समझ में आया भाई? क्लियर हुआ ये? इसमें एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन होगा, इंटरेस्ट भी चार्ज होगा उसमें, विड्रॉल अमाउंट पे जितनी लिमिट होगी उतने में से विड्रॉ करोगे। और लिमिट किस पे डिपेंड करेगी आपकी भाई, उस पे इन्वेंट्री पे, आपके इन्वेंट्री पे, आपके स्टॉक पे। और वहां पर लिमिट ओडी में किस पे डिपेंड थी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, आपके बैंक के रिलेशन पे। और यहां पर जो सीसी में पैसा होगा, वो पैसा आप क्या करेंगे, बिजनेस नीड के लिए, वो आपके बिजनेस नीड के लिए ही यूज हो सकता है, बिजनेस नीड के लिए। यहां पर लेकिन ओडी में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ ये? सीसी और ओडी। चलो अब आते हैं यहां पर, वो इसको पढ़ते हैं, बिल डिस्काउंट पढ़ लो फिर इस पे आते हैं। फिर हम लोग का इंडियन बैंकिंग सिस्टम डन। भाई सेविंग अकाउंट होल्डर को सीसी नहीं मिलता जयदीप भाई, थोड़ा समझो। बचत खाता आपका भी है, मेरा भी है, मैं भी बिजनेस रन कर रहा हूँ। सीसी का पर्पस क्या है, जबरदस्ती क्यों हम लोग बचत खाते को डाल रहे हैं उसमें? सेपरेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, कैश क्रेडिट अकाउंट आपको। डन। बिल डिस्काउंट कैशबैक टाइप होता है, अच्छा। बहुत बढ़िया। वाह जी। मैं तो कह रहा हूँ दिमाग लगा लो अपना, क्या होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रमोटर का स्टेक 40% ज्यादा क्यों नहीं हो सकता?
इट इज डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब भावना वर्मा थोड़ा भी रुक जाओ, सब चीज समझ में आने लगेगी। चलो अब जरा समझते हैं बिल्ड्स काउंटेड। ये कौन है? तुम्हारा भाई आशीष गौतम। ऐसा बोलता नहीं वो, थारो भाई जोगिंदर, तो थारो भाई आशीष गौतम। ओके, अब जरा देखना। ठीक है, ये थारी भाभी मिसेस गौतम। ओके, मिसेस आशीष गौतम। समझिए मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आई एम मैरिड। ओके, ठीक है, हाइपोथेटिकली मान के चल रहे हैं कि आई एम मैरिड। समझना मेरी बात को, जरा ध्यान से समझना। हम दोनों बैठे हुए थे, शाम का वक्त था। अभी आप लोग देख ही रहे हैं, मौसम थोड़ा बदल रहा है। तो शाम का वक्त था, बैठे हुए थे इसी तरीके से, क्लास क्लास लेके मैं शाम को वॉरियर लेके फ्री हुआ। तो इन्होंने कहा आशु सुनो ना। मैंने कहा हाँ। अरे आशु सुनो ना। मैंने कहा हाँ बताइए। अरे आशु सुनो ना। मैंने कहा हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? कि चले गए घूमने के लिए। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलते हैं। तो कहती हैं चलो ठीक है घूम कर आते हैं। मैंने कहा फिर लॉन्ग ड्राइव पे चले। लॉन्ग ड्राइव पे चल, अरे चलो ठीक है लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो मेरे दोस्त, मैंने गाड़ी की जगह बुलेट प्रेफर करना, बुलेट से जाना पसंद किया मेरे भाई। ठीक है, फिर हम लोग अपनी बुलेट उठाए और एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए मेरे भाई? एक रेस्टोरेंट में हम लोग पहुंच गए। अब रेस्टोरेंट में भी अपने परिचित ही थे, वो रेस्टोरेंट में अक्सर आना जाना रहता था रेस्टोरेंट में मेरे भाई। तो बैठे हुए थे वो भी। मैंने कहा अरे साहब आप कैसे? मैंने कहा बस ऐसे ही मेरे भाई। ठीक है, तो बैठे हुए थे, वहां पर पहुंचे। आपने साइकिल का नाम बुलेट रखा है, ये आया मैंने, मेरी साइकिल का नाम बुलेट रखा है। ठीक है, वो दूध वाली साइकिल और है, उस पे आगे डंडा लगा हुआ है। तो मैं तुम्हारी भाभी को उसी डंडे पे बिठा के, हाँ मैं पैडल मारते मारते मेरे भाई मैं ले गया था। ठीक है, उसमें पीछे जो स्टैंड होता है खड़े करने का, वो साइड वाला नहीं होता, वो बीच वाला होता है। ठीक है, बीच वाले पे। ठीक है, क्लियर है भाई इतना? अब आगे बढ़े। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पर इन्होंने मेरे पास एक वेटर को भेजा और उसने कहा सर साहब क्या लेंगे? मैंने कहा अरे मैडम से पूछिए। मैडम ने कहा मोमोज, वेजिटेरियन वेज मोमोज, कुरकुरे मोमोज, स्टीम्ड मोमोज, चाप वाले मोमोज। मैंने कहा ठीक है। लस्सी लेकर आइए एक बड़े गिलास में। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, और फिर उसके बाद भाई चाउमीन, फिर दोस्त हॉट डॉग, कौन कौन सा डॉग मेरे भाई, सब कुछ आ गया यहाँ पर। सब वेज ही चल रहा था पूरे तरीके से। और इन्होंने ऑर्डर किया और बिल बन गया मेरे भाई यहाँ पर 20,000 रुपए का। ठीक है, बिल कितने का बन गया मेरे दोस्त? 20,000 रुपए का, 20,000 रुपीज का तगड़ा वाला मेरे दोस्त यहाँ पर बिल बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? स्टोरी समझना पूरी पूरी, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। यहाँ तक कोई दिक्कत? ज्यादा नहीं हो गया? अरे ज्यादा नहीं हो गया। अभी एक जगह मोमोज खा के आए थे, बड़े महंगे पड़े थे मेरे भाई, और खा के भी नहीं आए थे, टेस्ट करके ही छोड़ दिया था, बहुत महंगा था। अभी चलो वो छोड़ो, यहाँ पर आओ। अब हुआ क्या दोस्त, हमने, तुम्हारी भाभी हैं तो इन्होंने खाती रही खाती रही खाती रही। अब बिल की बारी आई। तो वो आए, साहब जी आपका बिल। मैंने कहा कितने का बिल बना? तो उन्होंने कहा 20,000 रुपए का बिल बना। मैं ना वॉलेट पे हाथ रखा मेरे भाई, और मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया था।
ठीक है। मेरे भाई वॉलेट लाना मैं भूल गया था, ओके। और हुआ क्या कि मैंने इनसे कहा कि अरे सुनिए ना, हाँ बताइए। अरे यार खाते टाइम डिस्टर्ब मत किया करो। मैंने कहा सुनो यार, बहुत दिक्कत हो गई। उन्होंने कहा क्या दिक्कत हो गई? अरे मैंने कहा वॉलेट भूल आया हूँ, ठीक है। तो कहती हैं तो ठीक है ओके, तो मैंने कहा तुम दे दो। तो कहती हैं कि आज तक मैंने दिए जो अब मैं दूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, आज तक नहीं दिए मोहतरमा ने तो अब क्या देंगी? भाई यही होता है, अपन लोगों को ही खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर समझ रहे होंगे भाई बंधु। इतनी स्टोरी हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि ना ही मेरे पास पैसे हैं ना ही इनके पास पैसे हैं। वी डोंट हैव मनी, वी डोंट हैव मनी, ओके। यहां पर समझो, वी डोंट हैव मनी। अब बात आ रही है यहां पर किसकी? उधारी की। बात उधारी की है, जरा समझना। स्टोरी इसलिए शुरू हुई क्योंकि उधारी आ गई। अगर भाभी की वजह से स्टोरी नहीं शुरू हुई है, ध्यान से समझना मेरे भाई। स्टोरी शुरू हुई क्यों? स्टोरी इसलिए शुरू हुई, ना इनके पास पैसा ना इनके पास पैसा, ओके। ना इनके पास पैसा ना इनके पास पैसा, ओके। अब इनके पास क्या है? उधारी है बेटा। इन्होंने कहा रेस्टोरेंट के मालिक से सर उधार कर लीजिए, कल दे जाएंगे। अब रेस्टोरेंट का मालिक तो समझदार था, उसने कहा कि अरे गौतम जी, एक बात बताओ, तुम यार इतने पढ़े लिखे आदमी हो, तो एक ये उधारी उधारी को हम लोग क्यों एक लीगल तरीके से करें? मैंने कहा बताइए। अरे तुम अक्सर बच्चों को पढ़ाते हो, एक बिल ऑफ एक्सचेंज उससे करें। मैंने करिए। मैंने कहा कि यार बताइए कैसे करना है। तो उन्होंने कहा मैं एक काम करता हूं, तुम्हारे ऊपर एक बिल लिखता हूं। इन्होंने क्या किया? इनके ऊपर एक बिल लिखा। ध्यान सुनिएगा, क्या लिखा बेटा? एक बिल लिखा। किसके एक्सचेंज में बिल लिख रहे हैं? इनके पास क्या नहीं था? बेटा बताइए, इनके पास क्या नहीं था? आशीष गौतम और उनकी मोहतरमा के पास क्या नहीं था? सर पैसा नहीं था ना, कैश नहीं था। तो कैश के एक्सचेंज में उन्होंने क्या लिख दिया? बिल। तो इसको बोल दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके। क्या बोल दिया इन्होंने? कैश के एक्सचेंज में तो लिखा बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ रहे? समझ रहे? बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो लिखा गया, ये मानकर चलिए कि एक प्रकार का एक पेपर हो गया है। ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। मेरे पास पेपर नहीं है, यहां पर पेपर होता तो मैं और तुम्हें बेहतर तरीके से क्लियर करता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यार लैपटॉप उठा लेते हैं, ठीक है। ये मेरे दोस्त पेपर है, ओके। अब वो साहब इस पेपर पे लिख कर लेकर आए कि आशीष गौतम जी, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज 20,000 रुपए का है। इस 20,000 रुपए का जो बिल है, इस पे मैं एक डेट लिख देता हूं। इन्होंने इस डेट को लिख दिया यहां पर। आज क्या है? आज 10 नवंबर है। इन्होंने डेट लिख दी थी बेटा 3 फरवरी। हम मान लेते कितनी डेट लिख दी? 3 फरवरी 2022। अब ये 3 फरवरी तुम्हारे भाई का जन्मदिन है। तो मैंने कहा भाई ठीक है 3 फरवरी लिख दो। इन्होंने 3 फरवरी 2022 डेट लिख दी इस बिल के ऊपर। ये जो बिल है, ये 20,000 रुपए का बिल था। इस बिल के ऊपर कितने की डेट आ गई? 3 फरवरी 2022 की। समझना, पूरी नोटरी वोटरी होता है इस पर, नोटरी साइन वाइन करता, मोहर वोहर पूरी प्रॉपर होती है। ये तो मैं तुम्हें लेमन टर्म में समझा रहा हूं। ये नहीं कि कल तुम रेस्टोरेंट पहुंच जाओ और पैसा ना हो के ए भाई सुनना बिल लिख दे, ए भाई सुनना बिल लिख दे, यू ना करने लगना। ओके, ये मैं तुम्हें लेमन टर्म में इसलिए समझा रहा हूं कि तुम्हारे यहां पर सेट हो जाए स्टोरी के माध्यम से। अदरवाइज इसका एक प्रॉपर लीगल वे है। इसका एक फॉर्मेट होगा, उस पर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा होगा, पार्टी का नाम, दूसरी पार्टी का नाम लिखा होगा, डेट लिखी, एड्रेस लिखा है, फिर उस पर मोहर लग रही, सारी चीजें। बट अभी के लिए हम समझ रहे हैं कि लिखेगा कौन? लिखेगा कौन मेरे भाई? लिखेगा रेस्टोरेंट का मालिक, जिसको रोकड़ा लेना होगा। समझना, जिसको रोकड़ा लेना होगा वो लिखेगा। तो रेस्टोरेंट के ऑनर ने आशीष गौतम के ऊपर बिल लिखा, क्योंकि आशीष गौतम को पेमेंट करना है। आशीष गौतम ने उस बिल को पढ़ा, उस बिल में देखा सारी चीजें, उस पर साइन कर दिया, एक्सेप्टेंस दे दी, अपनी स्वीकृति दे दी। और ये बिल दे दिया इनको इनको रेस्टोरेंट के मालिक को, और कहा कि आप 3 फरवरी को मेरे पास आइएगा, इसके बदले में पैसे ले जाइएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये बताओ। स्टोरी समझ में आई? आशीष गौतम दोनों लोग गए रेस्टोरेंट, उनके पास पैसा नहीं था। स्टोरी शुरू कहां से हुई? जब पैसा नहीं था, मतलब उधारी पे काम चल रहा है, क्रेडिट पे काम चल रहा है, उधारी पे काम चल रहा है। अब उधारी के केस में क्या था कि ये यहां पर तभी चलेगा जब हम लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हम लोग के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? रेस्टोरेंट के मालिक ने मेरे ऊपर बिल लिख दिया, बिल के ऊपर डेट लिख दी, टाइम लिख दिया, और कह दिया आज गौतम जी आइएगा मेरे पास। गौतम जी एक काम करेगा, 3 तारीख को मैं आपके पास आऊंगा, बिल का पैसा ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। बिल ऑनर रखेगा, और कौन रखेगा है? ये बताओ, और कौन रखेगा? पैसा वो कैसे लेने आएगा? क्या दिखाएगा वो?
क्या बात कर रहे हो यार, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज वाला डॉक्यूमेंट दोनों के पास होगा ना, रेस्टोरेंट और जिसको पे करना, हाँ आधा फाड़ के रख लेंगे, ले आधा तू रख ले आधा मैं रख लूं, दोनों जोड़ देंगे बेटा, ठीक है, हुंडी हो रहा होगा ये, आधा तू रख ले आधा मैं रख लूंगा, दोनों जोड़ देंगे फिर ले ले। अरे यार क्या उल्टी बात करते हो, इसके पास होगा जो बिल लिखेगा, जो बिल लिखेगा मेरे भाई। अब जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो चुप बैठे होंगे क्योंकि उन्होंने इसको पढ़ा होगा, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल में, ड्रॉयर ड्रॉई पे, बिल ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर पढ़ा हो बेटा आपने कंपनीज एक्ट के बाद, फिर हम लोगों ने अलग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े, फिर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उनको पता होगा ये। बट इतना दिमाग में मैं डिटेल में नहीं घुसाना चाह रहा, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे सवाल करते हैं भाई, फोटो खींच ले यार, फोटो खींच ले, वैसे तो बड़े सेल्फी लेते हो पाउट बना बना के यूं यूं करके, अब एक फोटो खींचने में क्या जा रहा है, बट लॉजिकली बात करो तो बिल इसके पास होगा। अब तो कोई स्टोरी शुरू होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब चलो आगे देखो, अब हुआ क्या, अरे रेड आ जा भैया। अब ये जो रेस्टोरेंट के मालिक है ना, मालिक है, इनको पैसे की आवश्यकता पड़ गई 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2022 को। अब ये और इनका परिवार कहता है कि भाई हमको तो न्यू ईयर मनाना है, वी डोंट हैव मनी, बट इनके पास पैसे नहीं थे। इन्होंने कहा कि हमको न्यू ईयर बनाना है मेरे भाई, ओके। अब न्यू ईयर बनाने क्यों भाई न्यू ईयर नहीं बनाएंगे, इनका भी तो परिवार, इनके भी तो बच्चे हैं मेरे भाई, ये भी तो न्यू ईयर बनाएंगे। देखिए एक साल बहुत बढ़िया बीता है और 2022 मेरे भाई ये बढ़िया मनाना चाहते हैं, तो पहले ही साल से बेहतर शुरुआत करना चाहते हैं। अब हुआ क्या, इनको पैसे की जरूरत थी, गौतम जी के पास गए, गौतम जी ने कहा अरे यार हम लोगों का डिसाइड कितने तारीख का हुआ था, कितने तारीख का डिसाइड हुआ था, कितनी तारीख का डिसाइड हुआ था, 3 फरवरी। उससे पहले तू क्यों आ गया, उससे पहले तू क्यों आ गया, बताइए। एक बात बताओ प्रैक्टिकली, अगर शादी की डेट बेटा भैया 3 फरवरी 2021 22 लिखी हुई है तो 3 फरवरी को शादी करो ना। उससे पहले बार बार बरमारा लेके आशीष गौतम दुल्हन के घर पहुंच जाते हैं, अरे चलिए हमें तो शादी करनी है, हमें तो शादी करनी है, वो लोग नहीं कहेंगे कि ये थोड़ा हटेला आदमी है, बेवकूफ आदमी है, क्या कर रहा है ये है। तो जो डिसाइड हुआ है, डिसाइड से पहले नहीं जाओगे ना, नहीं जाओगे ना, मतलब नहीं जाओगे। तो भाई 3 फरवरी से पहले तुम्हें आशीष गौतम से पेमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि इट इज डिसाइडेड, ओके। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने उसकी स्वीकृति ली थी, समझ रहे मेरे भाई। इसकी मेच्योरिटी डेट 3 फरवरी, इससे पहले नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, इस बंदे को पैसे की जरूरत पड़ी, करे क्या, ये तो कह रहा हाय मेरा पैसा, होय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, होय मेरा पैसा, मेरे को पैसे की जरूरत है, कहां से लाऊं मैं। इसके दिमाग में आया, कहता चलिए चलते बैंक। ये कहां पहुंच गया बेटा, अरे यार, ये पहुंच गया बेटा बैंक। कहां पहुंच गया ये, बैंक। अब जैसे ये बैंक में पहुंचा, इसने कहा बैंक से, इस ओनर ने बैंक से कहा कि सर मुझको पैसे चाहिए। आपकी बातों से लगता है आपकी शादी होने वाली है। कुछ भी। वाह, बहुत बढ़िया। जवाब तो मेरे बढ़िया आएगा और दूंगा भी, रुको पहले इसको समझो, नहीं तो बीच में मामला उलट जाएगा। ये आशीष को, ये ऑनर है, ऑनर बेटा, ये ऑनर है, ये कहां पहुंच गया, बैंक के पास पहुंच गया ऑनर। अब ये बैंक से कहता है कि सर मुझको पैसा चाहिए। अब बैंक क्या कहेगा, जानना पहचान, तू मेरा मेहमान, कि ऐसे कैसे भैया पैसा दे दे, ऐसे कैसे पैसा दे दे मेरे भाई, ऐसे कैसे पैसा दे दे बताओ, कुछ है तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए। नहीं सर मेरे पास कुछ नहीं गिरवी रखने के लिए। तो उन्होंने कहा क्या है तुम्हारे पास बताओ फिर। कह रहे सर मैं एक बड़ी दुविधा में फंस गया हूं, गौतम जी आए थे खाना वाना खा के चले गए, मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज दे गए, अब कह रहे 3 फरवरी को आना। तो उन्होंने कहा उन्होंने क्या गलत किया है, इसका फायदा उठाइए तुम। तो उन्होंने कहा कैसे फायदा उठाएं, एक काम करो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज तुम मुझको दे दो, मैं जब ये समय आएगा इस पे भुना लूंगा मेरे भाई, जब ये समय आएगा 3 फरवरी का मैं इसे भुना लूंगा। तो इसने क्या किया, रेस्टोरेंट के ऑनर ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। बैंक को दे दिया, कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज था, 20,000 रुपए का था मेरे भाई। और बैंक ने क्या किया, इसके बदले में इसको पैसा दे दिया, कि इसने तो उसको गिरवी रख दिया, काइंड ऑफ मॉर्गेज है ना, काइंड ऑफ लोन है ना ये, प्रैक्टिकली समझो, थोड़ा चीजों को रटना नहीं, काइंड ऑफ लोन है ना। इस रेस्टोरेंट के ऑनर के पास पैसा नहीं था,
इसको पैसे की जरूरत थी, इसके पास एक बिल पड़ा था, बिल लेके बैंक पहुंच गया, ए भाई सुनना, ए भाई सुनना, ए भाई सुनना। बैंक ने बोला हाँ सुनना, तो बैंक ने इसको सजेस्ट किया तू अपना बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे को देना। इसने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा गिरवी रख दिया किसको, बैंक को, और बैंक ने इसको पैसा दे दिया 20,000 के बदले में 19,500। अब बैंक भी तो कुछ कमाएगा, जो डिस्काउंट इसने काटा उसका बैंक का प्रॉफिट है, और इस बिल को अब नाम दे देते हैं हम लोग बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड। समझ में आया? आकृति नहीं हूं भाई, नहीं हूं, दिखता हूं मैं, हूं नहीं। डिस्काउंट क्या कमाए कौशिक दत्ता? डिस्काउंट मतलब ये कि जब बैंक के पास आप बिल लेकर जाओगे तो वो उस पर कुछ ना कुछ तो अपना प्रॉफिट अर्न करेगा ना, प्रॉफिट का नेम उसने डिस्काउंट दे दिया है कि भाई 20,000 के बदले में हम आपको 20,000 थोड़ी देंगे, कुछ तो हम कमाएंगे। नहीं कमाए बताओ, नहीं कमाए, कमाना पड़ेगा ना। तो 700 800 200 रुपए जो भी कमा रहे हैं वो उसका डिस्काउंट हो गया, नाम पड़ गया बिल डिस्काउंटेड, एक प्रकार का लोन हो गया, तभी तो एडवांसेस नाम दिया। डिस्काउंट बैंक को मिलेगा ना, ऑब्वियसली यार बैंक का प्रॉफिट है वो। वेरी इजीली एक्सप्लेन, सब समझ आ गया, शुक्रिया। नेवर वी फॉरगेट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बिल डिस्काउंट। ओके शुक्रिया पिट्टा जी। ऑनर को नुकसान हुआ, अच्छा वाह। शादी की डेट 3 फरवरी थी, काय को जल्दी भाग रहे हो बे, हैं? क्यों भाग रहे हो? अब सिर्फ 3 फरवरी से पहले करोगे तो अब तुमको दावत नहीं मिल रही है, बैंड बाजे नहीं चल पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे मेरे भाई, कहाँ वो तेनू घोड़ी करने चला है भूतनी के, नहीं हो पा रहा मेरे भाई, तो इसमें फिर उसकी दिक्कत है ना। अब थोड़ा तो भाई उसको डिस्काउंट झेलना पड़ेगा, जब जरूरत पैसे की पहले है। आपका स्टैटिक बैच कब आएगा बेटा? 19 क्लासेस में ऐड करके दिए मैंने। बैंक भाई 3 फरवरी को वसूल करेगा ना, यहां से वसूल करेगा ये रहा, बैंक को यहां से पैसा मिल जाएगा 3 फरवरी को, सब लीगल है भाई, नोटरी मोहर लग रही है, मोहर। आपकी क्लास में पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय बहुत होता है, टेक्निकल टीम नहीं है, नहीं तो बोलता भाई पैसे बढ़ाओ बैच के। जो डेट फिक्स किए उस पर ही किए, तो फिर तो बिल ऑफ एक्सचेंज था ना, फिर तो बिल डिस्काउंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, एडवांसेस का पार्ट ही नहीं बना, फिर तो एडवांसेस का पार्ट ही नहीं बना वो, फिर तो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना तय डेट पर। ठीक है, क्लियर है? आज तो 2 घंटे का सेशन हो गया पूरा भाई, 3:56 हो रहा है। चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो फिर बताइएगा मेरे भाई, ठीक है? चलो टेक केयर, राधे राधे दोस्तों।